बीएससी सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट 7 आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के सभी टॉपिक वाइज लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिए। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होता है। इसको हम समझने के बाद ही यह समझ पाएंगे कि मैक्लाफेर्टे रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यह समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। जब हम फ्रेगमेंटेशन को समझ पाएंगे उसके बाद ही हम यह बात समझ पाएंगे कि होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होता है। बेसिकली आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़े हैं, हो सकता है आप सभी बच्चों को याद ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ही, और वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम उपयोग करने वाले हैं। बेसिकली नाम में बस अंतर है क्योंकि टॉपिक में अंतर है, तो जब नाम में अंतर है तो बेसिकली प्रॉपर्टी सेम है, कुछ और अंतर नहीं है, बस इनके नामों में अंतर है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। पहले हम समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशंस क्या होते हैं। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भी बड़े कंपाउंड को कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे एटम्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी एटम्स को या उन सभी एलिमेंट्स को हम अलग अलग करने के प्रोसेस को ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बस सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा इसे डीपली समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास बड़ा कंपाउंड है उसके हम हर एक एलिमेंट या हर एक एटम को दो तरीके से तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब बॉन्ड फिशन, यानी कि उनके हम बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी को बेसिकली यहाँ पर एक नया वर्ड उपयोग किया गया है, क्लेवेज। और ये जो क्लेवेज होता है ये बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक तो हमारे पास होमोलिटिक क्लेवेज होता है, दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोलिटिक क्लेवेज। और आप सभी लोग बुक में देखेंगे तो आपको हो सकता है बुकों में कई बार मेंशन कर दिया जाता है कि मैक्लाफेर्टे रीअरेंजमेंट हमारा तीसरे प्रकार का फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन उसे हम अगले लेक्चर में समझेंगे तो उसे हम इसके टाइप के अंतर्गत बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के कॉमन टाइप्स होते हैं, बेसिकली हम कह रहे हैं कि दो ही प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है होमोलिटिक क्लेवेज, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है हेट्रोलिटिक क्लेवेज। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल से इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि होमोलिटिक क्लेवेज क्या होता है, इसे हम अल्फा क्लेवेज क्यों कहते हैं, इस बात पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होता है इस पर भी हम समझेंगे, और यह भी हम देखेंगे कि कब कोई भी कंपाउंड या कब कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन दोनों ही हमारे क्लेवेज को शो करता है। क्लेवेज कहने का मतलब यह है कि बॉन्ड फिशन, यानी कि बंध का टूटना ही क्लेवेज कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसमें हम यह भी समझेंगे कि बीटा क्लेवेज क्या है, क्योंकि जब बीटा क्लेवेज को ही समझ पाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे मैक्लाफेर्टे रीअरेंजमेंट को। ठीक है, तो इनके हम पहले क्या करते हैं, इनके डिफिनीशन को लिख लेते हैं जिससे हमारा समय बचेगा। तो आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और इन दोनों का नाम लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से समझते हैं और इनके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होता है। पहले हम इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कहीं भी फंसे ना, तो इसे हम समझते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो एटम हैं, ठीक है, ए और बी। ये दोनों क्या किए, अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन की सहायता से ये क्या कर दिए, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, तो जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मिडिल स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह सेम है। ठीक है, एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका हमें कॉन्सेप्ट उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी चीज़ों को समझो। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड को, ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम बेसिकली दो टाइप से तोड़ सकते हैं। कौन कौन से टाइप से, पहला टाइप ये होता है कि हम ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करा दें, दूसरा टाइप ये होता है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करा दें, यानी कि होमोलिटिक क्लेवेज करा दें और हेट्रोलिटिक क्लेवेज करा दें। तो दोनों में ही अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो जब हम कपड़ों को बाहर सुखाएंगे तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो हर एक मॉलिक्यूल जो होता है, कपड़े का हर एक मॉलिक्यूल वो समान समय में ही सूख जाता है। लेकिन अगर
उसी कपड़े को हम अगर किसी गर्म वस्तु से उसे सुखाने की कोशिश करते हैं, जैसे हीटर हो गया या फिर किसी और तरीके से अगर सुखाने की कोशिश करते हैं, तो जो पहले निचला सरफेस होगा जिस पर हमारा हीटर का जो हीट रहेगा वो लगेगा, तो वो पहले सूखेगा, उसके बाद के लेयर बाद में सूखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो प्रकार से इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो जो सूर्य की रोशनी से सूखेगा उसे हम होमोलिटिक क्लेवेज कहेंगे, जो हीटर से सूखेगा या फिर किसी तरीके से हीट देने से सूख रहा है वो बेसिकली हेट्रोलिटिक क्लेवेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब होमोलिटिक क्लेवेज होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर होमोलिटिक क्लेवेज होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट एटम के पास पहुंच जाता है, यानी कि बॉन्ड ब्रिज से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन उनके एक एक एटम के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हेट्रोलिटिक क्लेवेज हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं होमोलिटिक क्लेवेज। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया कि हेट्रोलिटिक क्लेवेज में ये हो सकता है कि ये ए और बी एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इनके बीच बॉन्ड बना हो, उनके ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इस बॉन्ड को हमने इस बार क्या किया, हेट्रोलिटिक क्लेवेज की सहायता से तोड़ा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि बी के पास चला गया, तो इस सिचुएशन में ए पर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा, बी पर हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा, जबकि इस सिचुएशन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं या फिर फ्री रेडिकल हमारे पास बना लिए जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेट्रोलिटिक क्लेवेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा उपयोग होने वाला है। तो अब इसे हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि ये तो बॉन्ड फिशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट ही उपयोग होगा, लेकिन हम इसे डिफरेंट तरीके से समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं हेट्रोलिटिक क्लेवेज में, कि दिस क्लेवेज इज गिवन बाय कंपाउंड इन व्हिच हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट। अब इस बात को समझो, हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम, डिफरेंट एटम्स कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हो गया, या फिर नाइट्रोजन पाया जा रहा है, या फिर ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ये सभी हमारे पास किसके कैटेगरी में आते हैं, सल्फर पाया जा रहा है, तो ये सभी हमारे किसके कैटेगरी में आते हैं, हेट्रो एटम की कैटेगरी में आते हैं। आप सभी बच्चों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक हेट्रो एटम है किसी भी कंपाउंड में और वह कार्बन से बॉन्ड बनाते हुए जोड़ा गया है, ठीक है, तो उस सिंगल बॉन्ड को, जैसे यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बन है और इस कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड की सहायता से ही जुड़ा होना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस सिचुएशन में यह जो कंपाउंड होगा, जो इससे बना हुआ हमारे पास कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में जो क्लेवेज होगा यानी कि बॉन्ड का टूटना होगा, उसी को ही हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लेवेज। ठीक है, और ये जो हेट्रोलिटिक क्लेवेज होते हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन कंपाउंड से शो किए जाते हैं, यानी कि जिसमें क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, ये सभी जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो हैलो कंपाउंड्स या हाइड्रोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर्स हो गए, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पर है ब्रोमीन एटम, यानी कि ये कैसा कंपाउंड है, हैलोजन कंपाउंड है। मैं हैलोजन के साथ ही चल लेता हूँ पहले। तो हैलोजन कंपाउंड है, तो ब्रोमीन के पास जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इस बॉन्ड बनाने में ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुका है। अब हमने क्या किया, इस कंपाउंड को किसी तरीके से हीट दिया। ठीक है, वो कोई भी तरीका हो सकता है, हीट हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। अब जब हीट हमने प्रोड्यूस किया, समझना इस बात को, तो हमारा जो आउटर एटम है, आउटर एटम कौन कौन से हैं, एक ब्रोमीन एटम है, एक हमारे पास यहाँ पर कार्बन एटम है। समझना इस बात को, जो हमारे पास आउटर एटम है वो कौन कौन से हैं, एक ब्रोमीन है, एक हमारे पास कार्बन है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो होता है वो क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, कार्बन भी हमारे पास जो CH3 ग्रुप है, मेथिल ग्रुप जो है, वो भी क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। लेकिन ये जो ब्रोमीन है ये चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये बात हमें पता है, तो यह क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। समझना इस बात को, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो बेसिकली इस ब्रोमीन एटम से ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर अधिकता है तो ये क्या बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया। ये जो कंपाउंड है, जब यह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये कुछ इस प्रकार से बदल गया।
तो यानी कि Br एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, यानी कि उस पर क्या आएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, बेसिकली हम इसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में दिखा रहे हैं, जबकि आप हो सकता है काफ़ी सारे बुक्स में देखेंगे तो इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिए, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड मिला जिस पर हमारे पास प्लस चार्ज है। अब ये चूंकि ब्रोमीन जो होता है यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। तो जब यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा और यहाँ पर लेकर आया, तो ये जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस कार्बन पर तो प्लस चार्ज आना स्वाभाविक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमीन एटम है वो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल के तौर पर, फ्री एलिमेंट के तौर पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इतनी चीज़ों को तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी। बस आपके दिमाग में एक बात चलेगा जो कि मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ। आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने बोला था कि अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है या हेट्रोलिटिक क्लेवेज होता है तो एक पर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर सर आप तो प्लस चार्ज ला दिए लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो डिफरेंट था, और यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। चूंकि आपके बुक में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है इसलिए इसको मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको समझाता। तो फिलहाल यहाँ पर समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला है तो इस पर भी क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली माइनस चार्ज को डिनोट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह जो प्लस चार्ज है वह इस माइनस चार्ज से ही कैंसल आउट होता है, ठीक है। यानी कि एक प्लस चार्ज आया, एक माइनस चार्ज आया। अब ये जो हमारे पास एटम है ये फ्री रेडिकल के तौर पर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्री एटम हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की सहायता से। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो बेसिकली इसी को ही हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और ये हमारे पास आ गया एक और CH2 और ये हमारे पास OH आया, ठीक है। तो OH जो है उसे हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं O बॉन्ड H, और ऑक्सीजन पर हमारे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, बेसिकली इसको भी हम हीट कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन वहीं से ही बाहर निकलता है जो सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली इलेक्ट्रॉन्स कहने का क्या मतलब है कि उस एटम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब वह 1 रुपये या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो ऐसे ही कंपाउंड क्या करते हैं, ऐसे ही एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब खुद ही सोचो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो क्या उसके पास कुछ भी बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, वो तो पहले से ही गरीब है, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वह तो भिखारी हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पर बात आ गई। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ऑलरेडी 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यह डोनेट कर दिया, कहने का यह मतलब है, या फिर मैंने गर्व किया तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड यहाँ पर भी मिलेगा CH2, और बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड हो गया H, ठीक है। यही है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर समझो, यहाँ पर भी ये जो प्लस चार्ज है वह इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो यह जब इससे ही खींचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस चार्ज एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा OH, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को भी मतलब डिनोट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी थे, और ये प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम डिनोट कर देते हैं और एक यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ऐसा ही सिमिलरली यहाँ पर भी था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर देखा जाए तो 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 2 4, और यहाँ पर जो बॉन्ड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं
कि इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है लिखे हैं अच्छी बात है, यहाँ पर प्लस चार्ज लिखे हैं अच्छी बात है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज लिखे हैं अच्छी बात है। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक माइनस चार्ज लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं होगी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी के बुक में नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ज़रूर इन चीज़ों को लिखता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैसे भी अधिक ले चुका है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच चुका है, तो यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज तो आना ही आना है, लेकिन उस निगेटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ऑलरेडी निकल चुका है। तो जो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा तो उस पर एक ही प्लस चार्ज आएगा, ना कि फिर एक और माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने बात कर लिया कि हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लेवेज क्या होता है। अब आइए बात करते हैं कि होमोलिटिक क्लेवेज क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझते हैं और चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा, थोड़ा ध्यान लगाइए। देखो यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं कि जो होमोलिटिक क्लेवेज होता है उसे हम अल्फा क्लेवेज भी कहते हैं। अब ये बात क्यों कही जाती है, अभी इसको रिएक्शन जब समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि अल्फा जो बॉन्ड होता है वही टूटता है, जिसकी वजह से इसको हम अल्फा क्लेवेज भी कहते हैं, ठीक है। और इन दिस क्लेवेज, इस क्लेवेज में देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ अल्फा बॉन्ड, बेसिकली वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि इस प्रकार के क्लेवेज में क्या होता है, अल्फा बॉन्ड ही हमारा टूटता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एल्केन्स होता है, एल्कोहल्स होता है, ईथर्स होता है, हेलो कंपाउंड्स होते हैं, ETC। कहने का ये मतलब है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी हेट्रोलिटिक कंपाउंड या हेट्रोलिटिक क्लेवेज जो थे उनमें भी सेम एग्जाम्पल हैं जैसे आपने होमोलिटिक क्लेवेज में बताया है। तो हाँ बच्चों, हर एक एग्जाम्पल जो है वो दोनों के लिए ही सेम है, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम किस प्रकार से उस पर एनर्जी को डाल रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हम कपड़े को चाहे धूप में सुखाएं, चाहे हम किसी तरह से हीट को प्रोड्यूस करें, सूखेगा कपड़ा ही। तो यानी कि कंपाउंड तो हमारा सेम है, बस प्रोसेस करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो यहाँ पर हमारा जो खास एग्जाम्पल है, चलो एक एल्कोहल के साथ में समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर एल्कोहल के साथ में समझाता हूँ तो ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये तो मैंने लिया था। तो इसी की सहायता से ही हम समझ लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि कहाँ से बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन से ही निकलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आएगा। कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पर भी एक आएगा भी, यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, डबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस हर एक के लिए सेम है, लेकिन चाहे वो होमोलिटिक हो चाहे हेट्रोलिटिक हो, लेकिन यहाँ पर जो अगला स्टेप हम लेंगे वो हमारा होमोलिटिक के लिए डिफरेंट होता है, हेट्रोलिटिक के लिए डिफरेंट होता है। और इसी बात पर फोकस करना है आप सभी को, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर हेट्रोलिटिक होता प्रोसेस तो हम क्या करते, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते, क्योंकि जो हमारे पास हेट्रो एटम है और जो कार्बन एटम के बीच जो बना बॉन्ड होता है वो टूटता है हेट्रोलिटिक क्लेवेज में। लेकिन जब हम होमोलिटिक क्लेवेज में आते हैं तो हमारा अल्फा बॉन्ड टूटता है। अल्फा बॉन्ड कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी हमारे पास हेट्रो एटम है, उसके बाद जो हमारा कार्बन है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद जो हमारा कार्बन है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, उसके बाद जो कार्बन है उसे हम गामा कार्बन, उसके बाद का कार्बन हमारा डेल्टा कार्बन कहलाता है। तो जो हमारे पास अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का यह जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, अल्फा बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड है यही टूटेगा, और चूंकि यह होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट कार्बन के पास पहुँच जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट कार्बन के पास पहुँच जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कह रहे हैं होमोलिटिक, और आप लोग उस वाले जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया उसमें लिख दीजिएगा हेट्रोलिटिक, जो हमारे पास अगला प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो होमोलिटिक में क्या होगा कि ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका, यानी कि फ्री रेडिकल हमारा फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, यानी कि माइनस चार्ज हमारा ऑलरेडी निकल चुका और प्लस चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आया, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, डबल इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है,
और इस प्रोसेस में केवल यह कंपाउंड हमारा पार्टिसिपेट करता है। ये कंपाउंड हमारा अब जैसे के तैसे ही रहेगा। तो ये जो कंपाउंड होता है वह कुछ इस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है कि यहाँ पर चूंकि प्लस चार्ज है, समझना इस बात को, अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर जब प्लस चार्ज है तो यह क्या करेगा, इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और चूंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए यह खींचेगा, और यह जब खींचेगा तो यह कार्बन सोचेगा चूंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, इस बॉन्ड के पास भेज देगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉन जो है वह इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। और ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ा ही हुआ है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस हुआ इसी को ही हम कहते हैं होमोलिटिक क्लेवेज, या इसी को ही अल्फा क्लेवेज के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रोसेस समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी। तो इतनी चीज़ों को आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास होमोलिटिक क्लेवेज और हेट्रोलिटिक क्लेवेज साथ में शो करते हैं, जिन्हें हम गामा क्लेवेज भी कहते हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बात समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी के बुक में वह पॉइंट मेंशन किया गया, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि ये सर जी गलत बता दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्योंकि अब ये प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज हर जगह पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो जहां जहां पर यह अपने रेजोनेंस को शो कर सकता है उतनी जहां पर रेजोनेंस शो करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली इस बात को भी समझ लो कि अगर यहाँ पर हमारे पास CH2 है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये डबल इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना क्या बात मैं बोलने वाला हूँ। देखो, 2 प्रोसेस हो सकता है। एक प्रोसेस तो ये है जो मैंने आपको समझाया, दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि यहाँ पर यह कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और इस कार्बन के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और यह भी कार्बन चाहेगा कि हम अपने आप को स्टेबल बना लें, इसकी वजह से क्या करेगा, यह CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और जब यह इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और यह हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और यह बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना नहीं सकता। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक प्लस चार्ज आ जाता है, और ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यह भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मैंने इस वाले प्रोसेस को बताया है, ठीक है। आप चाहें तो इस वाले प्रोसेस को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके बुक में दिया गया है इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अभी आप चाहें तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो उसकी जहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आप चाहें जो कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो हमारे पास उस कंपाउंड के अंतर्गत होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लेवेज एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल की सहायता से सभी चीज़ों को समझते हैं, और इस प्रकार के क्लेवेज को हम बेसिकली गामा क्लेवेज कहते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आप सभी से एग्जाम में यह बात पूछा जा सकता है कि अल्फा क्लेवेज एंड गामा क्लेवेज किसे कहते हैं, और अभी हम यह भी बात करेंगे कि बीटा क्लेवेज क्या होता है। तो इस पर हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो बेसिकली होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लेवेज अगर साथ में हो रहे हैं तो वो बेसिकली एल्कोहल्स में ही होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहने का ये मतलब है कि दिस क्लेवेज इज गिवन बाय एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के द्वारा ही शो किया जा सकता है, जिसमें कम से कम जो हमारे पास गामा कार्बन होता है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर एक हाइड्रोजन एटम हमारे गामा कार्बन के पास नहीं होगा तो उस सिचुएशन में वह कभी भी होमोलिटिक क्लेवेज को वहां पर नहीं शो कर पाएगा, और जब होमोलिटिक क्लेवेज को वहां पर नहीं शो कर पाएगा तो इस सिचुएशन में हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लेवेज साथ में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं ताकि और भी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने एल्कोहल बोला है, तो एल्कोहल यानी कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चलो एक और CH2 को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये हमारे पास क्या है, गामा कार्बन। तो इस गामा कार्बन के पास हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, जबकि हमने कहा है कम से कम एक तो होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी बात, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला।
अब जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो हम सभी लोग यह बात समझ चुके हैं कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास CH3 है और इस CH2 को हम इस प्रकार अरेंज कर देते हैं ताकि हम अपने फिशन को अब दिखा सकें। ठीक है, तो एक कार्बन को मैंने यहाँ पर कार्बन से जोड़ दिया और यहाँ पर हमारे पास हो गया CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज और ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहाँ होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो हमारे पास हेट्रो एटम है, उस एटम से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड के टूटने से ही हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। और होमोलिटिक क्लीवेज कहाँ पर होता है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसके टूटने से होमोलिटिक क्लीवेज होता है। लेकिन अगर हम यह बात कर रहे हैं कि हेट्रोलिटिक से यह बॉन्ड टूट जाएगा और होमोलिटिक से यह बॉन्ड टूट जाएगा, तब तो ये CH2 एटम एक ऐसा एटम बन जाएगा जिसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं बनेगा, क्योंकि यह दोनों तरफ से अपने बॉन्ड को जब तोड़ दिया है तो हमारा कंपाउंड जो होगा वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि इस बॉन्ड को तो तोड़ देगा, लेकिन होमोलिटिक जो बॉन्ड फिशन होता है वो यहां से होते हुए अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, क्योंकि यहां से जो है वो ब्रांच निकले हुए हैं और जो ब्रांच होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दूसरे भी एटम के सहायता से अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना शुरू कर देते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से रीअरेंज होते हैं, जब इन्हें हम गर्म करते हैं तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के पास में पहुंच जाता है और जब ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के पास पहुंचेगा तो ये जो एक हाइड्रोजन है वह टूटते हुए इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले जाएगा। और जब इससे बॉन्ड बना ले जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हेट्रोलिटिक और यहाँ पर लिख दीजिए होमोलिटिक। और इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास CH3 बॉन्ड CH एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड CH2 आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ से OH एटम, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लेते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि यह अपने इलेक्ट्रॉनों को तो काम कर दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारा जब होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज एक साथ होगा तो इस सिचुएशन में हमारा जो फाइनल कंपाउंड मिल रहा है या फिर जो हमारे पास फाइनल आयन मिल रहे हैं उस पर एक एक प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी यहाँ से क्यों हाइड्रोजन निकला है, तो मैंने आपको बताया ना कि ये इस प्रकार से फोल्ड होता है कि ये जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के पास में पहुंच जाता है और जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन की अपेक्षा इस ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से, इस वजह से इस क्लीवेज को हम गामा क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि यह गामा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ओके, तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो चीजें और सुनिए। देखो, अब जो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो एक प्रोसेस ये है कि ब्रांच पॉइंट टूटे। ब्रांच पॉइंट मतलब टूटने का ये मतलब है कि जो ये जैसा CH3 है या फिर OH है, इन दोनों जगहों से टूटने के चांसेस होते हैं। एक होता है बीटा क्लीवेज। बीटा क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास बीटा कार्बन है वहां से हमारा क्लीवेज हो या बॉन्ड फिशन हो। तो इस वजह से हम फिलहाल ब्रांच पॉइंट से क्लीवेज को तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बीटा क्लीवेज को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे ही अगला हमारा कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे हम कहते हैं मैक्लाफेर्टे रीअरेंजमेंट। एक काम करते हैं, अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बीटा क्लीवेज को भी डिस्कस कर लेंगे और मैक्लाफेर्टे रीअरेंजमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों को एक ही लेक्चर में समझेंगे तो वहां पर ज्यादा चीजों को और समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।